गुड मॉर्निंग बच्चे। विज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और साथ में 11th और 12th के बच्चे को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड को आगे पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि द लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। हमारे आसपास मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, जिसमें से कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये सभी स्पीशीज लिविंग वर्ल्ड के अंदर में आते हैं। तो आप लोग में से कोई प्रश्न करेंगे कि सर क्यों ये सब सारे स्पीशीज लिविंग वर्ल्ड के अंदर में आते हैं। तो बेटा क्योंकि ये कुछ फीचर्स शो करते हैं, जैसे कि ये ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड में आगे बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? तो लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव। लिविंग वो है जो जिंदा हो, ठीक है। समथिंग दैट कैन ग्रो, जो ग्रो कर रहा हो, मतलब ग्रोथ शो कर रहा हो। मूव, जो मूवमेंट शो कर रहा हो। रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन कर रहा हो। रिस्पायर, जो ब्रीथिंग कर रहा हो। हम यहां पे मेटाबॉलिज्म भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड और वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, और वो वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हो, उसे हम लिविंग कहते हैं। टर्म है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वैसा फीचर जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं उसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। It can shown both living और नॉन लिविंग। नेक्स्ट टर्म है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। तो ओनली so in living, only so in living। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिटरमिनेंट ग्रोथ। डिटरमिनेंट ग्रोथ का मतलब वैसा ग्रोथ जो डिटरमाइन हो, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हो, उसे हम डिटरमिनेंट ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ is seen a certain age of life। अब नेक्स्ट है इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ की जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन तक चलती है, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ शो होगा। तो ग्रोथ is seen throughout their life span। अब नेक्स्ट टर्म है इंट्रिंसिक ग्रोथ। वैसा ग्रोथ जो बॉडी के अंदर हो रहा हो उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ अकर्स इनसाइड द बॉडी। ग्रोथ अकर्स इनसाइड द बॉडी। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। तो ग्रोथ occurs outside the body। इन सभी का एग्जांपल्स आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन सभी में हमें पढ़ने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो टर्म है एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब कि जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ ना हो उससे हम उस इवेंट को एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
ह्यूमंस में हमारी ग्रोथ की उम्र एक सर्टेन उम्र तक होती है, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक सर्टेन उम्र के बाद ही होता है। मतलब कि जब तक ह्यूमंस अपनी प्यूबर्टी एज तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है। तो इसका मतलब आगे ग्रोथ हो रहा है फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो ह्यूमंस हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ नहीं हो रहे हैं। जहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ नहीं होते हैं उससे हम एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो हियर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट साइमल्टेनियसली। इंक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि यहां जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो साथ साथ हो रहा हो, मतलब सिनोनिमस हो रहा हो। तो हियर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली। तो ये कुछ टर्म थे जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी था। तो हम अब इस चैप्टर के अंदर आते हैं। अभी हमने बात किया था कि कुछ फीचर्स होते हैं और वो फीचर कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं और डिफाइनिंग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं और क्या वो फीचर कैरेक्टरिस्टिक है या फिर डिफाइनिंग है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं जिन्हें हम बारी बारी देखेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर कौन से डिफाइनिंग फीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर्स ग्रोथ। तो फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास। अगर किसी का मास में इंक्रीजमेंट हो रही है या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, अगर किसी के नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट हो रही है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। ठीक है। इन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ठीक। इन प्लांट द ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अभी हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि वैसा ग्रोथ जो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होता है उसे हम कौन सी ग्रोथ कहते हैं? उसे हम इनडिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं। मतलब इन DETER इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है। इन प्लांट द ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, उससे हम इनडिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं। मतलब जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ का एग्जांपल कौन सा है? प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन उनका ग्रोथ चलते रहता है। ठीक है। इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम लोग में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ चलता है, उससे हम डिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो डिटरमिनेट ग्रोथ का डिटरमिनेंट ग्रोथ का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब में डिटरमिनेंट ग्रोथ होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ ना हो उससे हम एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो जो हायर एनिमल्स और प्लांट होते हैं
उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ नहीं होते हैं, तो इसे हम एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होना शुरू हो जाए उसे हम इंक्लूसिव इवेंट कहेंगे। ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ग्रोथ। यस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ग्रोथ, जैसे माउंटेन्स, सैंड, जो रेत के टीले होते हैं, ये भी सब ग्रोथ शो करते हैं। अब आप में से कोई प्रश्न करेगा कि सर कैसे करते हैं? बेटा, आपने कभी सर्दियों में कश्मीर की वादियों को देखा है? उसकी जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे अकुमुलेशन ऑफ आइस हो जाता है। जो बर्फ की वहां पे वो जम जाता है, उसके ऊपर बर्फ जम जाता है, जिसके वजह से उसकी साइज में इंक्रीजमेंट हो रही है। मतलब यहाँ पे मतलब उसके मास में इंक्रीजमेंट हो रही है। तो जो ग्रोथ का एक ये भी कहना है कि अगर मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो कश्मीर में सर्दियों में जो उसके माउंटेन्स होते हैं उसके साइज में इंक्रीजमेंट हो जाती है। गर्मियों में जो बर्फ पिघल जाते हैं तो वो कम हो जाता है, तो माउंटेन्स ग्रो शो कर रहा है। अब कभी रेगिस्तान में चले जाओ, सुबह सुबह जो रेत के छोटे छोटे टीले रहेंगे उसे देखकर आप वापस आ जाना, फिर शाम में जाना, देखने को वो जो छोटे टीले हैं वो बहुत बड़े टीले में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब वहां पे जो एक्युमुलेशन ऑफ सैंड, उसके जो उस टीले के आसपास सैंड का अकुमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से उसकी मास में इंक्रीजमेंट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो शो करते हैं। तो बेटा अब ये प्रश्न है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, तो क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में रखें या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखें? तो आप लोग कहिएगा सर चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर रहा है, लिविंग थिंग्स भी शो कर रहा है, तो इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रख देते हैं। तो hence prove that growth is characteristic फीचर। ठीक है। तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature and more or less similar to those of parent। मतलब रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, किस चीज का? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जिसमें मोर और लेस जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो मोर और लेस सिमिलर होते हैं ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसा, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्लोन कॉपी बनती है। क्लोन कॉपी मतलब एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं। ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं, सिमिलर ऑफ देयर पेरेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो फंगी है उसमें रिप्रोडक्शन किस मोड में होता है? तो वो होता है एसेक्सुअल स्पोर्स। ईस्ट है, इसमें रिप्रोडक्शन किस मोड में होता है? बडिंग। जो फ्लैट वॉर्म है इसमें रिप्रोडक्शन किस मोड में होता है? ट्रू रीजनरेशन, REGENER, ट्रू रीजनरेशन।
फंगी, फिलामेंटस, अलगी और मोसेस, इसमें जो रिप्रोडक्शन किस मोड में होता है? तो इसमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, अलगी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ साथ हो रहा है। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो 1 से 2 बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लें तो वो 1 से 2 बने, ठीक है। तो 1 से 2 बनने के जो प्रोसेस होती है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो 1 से 2 हुए तो नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट आ गई। आपने देखा था ग्रोथ का एक पॉइंट था कि नंबर ऑफ सेल, अगर इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल हो रहा है तो उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से 1 से 2 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेल के नंबर में अति बढ़ोतरी भी हो रही है। तो ये जो अब रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल के नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन के साथ साथ हो रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ साथ हो रही है, इसलिए उसे सिनोनिमस कहते हैं। तो इन यूनिसेलुलर द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, ठीक है। तो हमने अभी टर्म में देखा था कि जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ साथ हो रही, उसको हम उस इवेंट को क्या कहते हैं? उस इवेंट को कहते हैं इनक्लूसिव इवेंट कहते हैं, इनक्लूसिव इवेंट कहते हैं, ठीक है। इनक्लूसिव इवेंट, ऐसा इवेंट जो ग्रोथ के साथ मतलब रिप्रोडक्शन के साथ साथ हो रही है उसे हम इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं। Many organisms like mule, astrial worker bees, infertile humans, they cannot reproduce. Yes, infertile human होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, म्यूल हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, astrial worker bees जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर भी उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, वो जिंदा है, अपनी डेली रूटीन की तरह से अपनी लाइफ चला रहे हैं। तो लिविंग होने के लिए, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, ये तो साबित नहीं होता है। तो वही चीज है कि ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं फिर भी ये जिंदा है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर तो नहीं हो सकता, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। तो hence prove that reproduction is characteristic feature। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। एक सेल के अंदर जितने भी वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सभी का सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे कुछ बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट आते हैं कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे काटा जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया जा रहा है रिएक्शन को। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिस्पायरेशन और डाइजेशन, ठीक है। नॉन लिविंग नेवर शो मेटाबॉलिज्म। आपने कभी देखा है कि नॉन लिविंग जो होते हैं, ये जो चेयर होते हैं, टेबल होते हैं, फैन होते हैं, ये सब मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं?
इवन ये सब श्वास ले रहे हैं, नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो नॉन लिविंग हैं जो कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो हेंस prove that metabolism is defining फीचर। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन, ये सब में जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। ठीक है, द सेल कंटेन प्रोटोप्लाज्म, सेल है जो प्रोटोप्लाज्म कंटेन करता है, जिसे हम लिविंग मटेरियल भी कहते हैं। एंड सेल ऑर्गेनल, और सेल ऑर्गेनल कंटेन करता है बहुत सारे जो ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, विच परफॉर्म सेवरल एक्टिविटी एट द सेलुलर लेवल। जो ऑर्गेनल होते हैं या प्रोटोप्लाज्म, ये सब मिलके जो सेलुलर लेवल पे बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एंड रिजल्ट इनटू वेरियस प्रोसेस, और वेरियस प्रोसेस में रिजल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। हमें पता है कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। तो अब यहां पे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है? क्या उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है? क्या उसमें सेल ऑर्गेनल होता है? तो आप कहोगे सर नहीं होता है। लिविंग और नॉन लिविंग, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स। तो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। सेल ऑर्गेनल होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हेंस prove that cellular organization is defining feature. Cellular organization is defining feature. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियसनेस। तो अब हम लोग आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है ये समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी ऑफ सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास घटने वाली घटना को महसूस करना, या फिर अगर उन्हें कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई परेशान कर रहा है या फिर करने वाला है तो उसको महसूस करना। अब इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। मतलब अगर फिजिकली अगर कोई हार्म कर रहा है वो भी स्टिमुलाई में आता है। अगर केमिकली कोई केमिकल से अगर हार्म हो रहा है तो वो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में आता है। अगर कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलाई परेशान कर रही है तो वो सबसे मतलब
अवेयरनेस उसके अंदर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्लांट हैव आल्सो द एबिलिटी ऑफ सेंस देयर सराउंडिंग। प्लांट के पास भी एक अपने आप में एबिलिटी होती है, प्लांट के पास भी, कि अपने आसपास के सराउंडिंग को महसूस करना। ठीक है, जैसा कि लाइट को महसूस करना, अगर लाइट ज्यादा हो रहा है, कोई प्लांट पे ज्यादा पड़ रहा है तो वो प्लांट के लिए हानिकारक है। वाटर को महसूस करना, अगर वाटर ज्यादा हो रहा है प्लांट के ऊपर, वो भी उसके लिए हानिकारक है। टेम्परेचर भी अगर ज्यादा हो रहा है प्लांट के ऊपर, ये भी उसके लिए हानिकारक है। और अगर प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण से तो आपको पता ही है कि पेड़ पौधे की सबसे ज्यादा हानियां भी हो रही है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग्स एक ओनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हिमसेल्फ अवेयर है, हिमसेल्फ खुद के बारे में जानता है। उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ठीक है, फिर आप लोग में से कोई प्रश्न करोगे कि सर एनसीईआरटी में कोमा पेशेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बेटा जी, जो कोमा पेशेंट होता है, अगर हम उसे नॉर्मल स्टेज में अगर उसको देखें, जब वो हेल्दी था, ठीक था, तो उसके पास सारे कॉन्शियसनेस काम कर रहे थे। लेकिन कोई डिजीज कंडीशन के कारण उसका जो कॉन्शियसनेस है वो इफेक्ट हो गया। तो अगर हम उसे सही ट्रीटमेंट दें तो वो फिर से नॉर्मल स्टेज में आ सकता है, या फिर वो ना भी आ सकता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो पहले अच्छा था, लेकिन कोई डिजीज कंडीशन के वजह से उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो लॉस हो गई, और वो अभी उस कंडीशन में है, वो वापस आ भी सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, क्या लिविंग थिंग्स में शो होता है? सर बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स से, हमें कोई मारने के लिए आता है तो हम बचने की कोशिश करते हैं, सब चीज करते हैं। अगर हम प्लांट को देखा जाए तो आपने एक, मैं नाम लिख रहा हूं प्लांट का, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका एक्चुअली ये जो लाजवंती का जो लाजवंती प्लांट, ठीक है, जब हम मिमोसा पुडिका के जैसे ही टच करते हैं ना, वो अपने आप को अति कंजर्व कर लेता है, अपने आप को वो आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को वो बचाने लगता है। ये मिमोसा पुडिका, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो ये हुई कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो फीचर्स है वो अब कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने देखा है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स भी होते हैं। अब हम लोग आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी is the occurrence of variety of life form different in morphologically, size, color, anatomy, habits and habitats। मतलब बेसिकली कहना चाहता है कि हमारे आसपास प्रेजेंट वो मिलियंस ऑफ स्पीसीज भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वो एनाटोमिकली डिफरेंस होते हैं, वो साइज में अलग अलग होते हैं, कलर में अलग अलग होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं, वो हैबिटेट में के प्रकार से अलग अलग होते हैं, वो सारे अलग अलग होते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। जो जितने भी प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस स्पीशीज टर्म पहली बार कौन दिया था? जॉन रे। ठीक है, जॉन रे पहली बार स्पीशीज टर्म दिए थे। तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। जितने भी प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स है, वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर फाउंड। अभी तक 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज अभी तक खोजी जा चुके हैं, जिसमें से 1.25 मतलब 12.5 लाख स्पीशीज हैं जो एनिमल्स के हैं, और 0.55 मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5.5 लाख स्पीशीज हैं
वो प्लांट्स के हैं, ठीक है। मोस्ट स्पीसीज प्रेजेंट इन विच क्लास, इन विच क्लास, इंसेक्ट्सा, जो इंसेक्ट के जो कैटेगरी है जो है उसमें सबसे ज्यादा मतलब स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कौन सी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जनरली उनके 3 बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन। तो जितने भी लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन। तो अब हम इन सभी को बारी बारी देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या है, नोमेनक्लेचर में क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हमें पता लग जाएगा तो हम और से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा इसकी जो इवोल्यूशन है, इसकी जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो यहाँ से है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर में क्या आता है कि कुछ आगे नोमेनक्लेचर में कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IUCN, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, एक या फिर एक नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं IUCN, ठीक है। अब सेकंड है ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहां से पता चल रहा है कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कि अगर कोई प्लांट की स्पीशीज हमें मिली है तो हमें उसका नामकरण करने के लिए कहाँ जाना होगा, हमें उसका नामकरण करने के लिए ICBN के पास जाना होगा, क्योंकि जितने भी प्लांट के स्पीशीज है उसका नामकरण ICBN ही करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब जितने भी अगर एनिमल के स्पीशीज मिलते हैं तो उनका नामकरण करने के लिए हमें ICZN के पास जाना होगा जी। मतलब ICZN के पास हमें उनका नामकरण करवाने के लिए जाना होगा। आप अपने मन से नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि मोस्ट एक्सेप्टेबल नोमेनक्लेचर इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो नोमेनक्लेचर होता है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो अब हम लोग आगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट देखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म गिवन बाय सी लिनियस, ठीक है। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो टर्म है वो सी लिनियस सर के द्वारा दिया गया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की खास बात यह है कि ईच ऑर्गेनिज्म है जेनरिक और स्पेसिफिक नेम। जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो मैग्नीफेरा है वो एक जेनरिक नेम है, ठीक है, और जो इंडिका है वो एक स्पीशीज का नेम है। तो मैग्नीफेरा और इंडिका। द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम इज कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर जो जेनरिक नेम का होता है वो कैपिटल होता है और देन स्मॉल होता है, ठीक, उसके बाद स्मॉल होता है। अब आप में से किन्हीं का प्रश्न रहेगा कि सर अगर मैं कुछ डिस्कवर किया और जेनरिक और स्पेसिफिक नेम जो भी प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो उसका नामकरण कर दिया गया, तो मैं चाहता हूं कि सर मेरी भी मेहनत लगी तो उसमें मेरा नाम तो आए। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि किसी का मेहनत क्यों बेकार जाए, नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर
जब किया गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो जेनरिक स्पेसिफिक जो नेम था, जेनरिक नेम और स्पीशीज नेम, उसके बाद जो जिनके द्वारा डिस्कवर किया गया उनका भी नाम लगाने की इजाजत मिल गई। जैसे कि अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका को पहली बार डिस्कवर किसने किया था? सी लिनियस ने किया था। तो मैग्नीफेरा ये एक जेनरिक है, ठीक है, इंडिका एक स्पीशीज है, जो लिन है वो सी लिनियस का वो लिन लगा हुआ है, ठीक है, सी लिनियस का लिन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और थर्ड जो नेक्स्ट है वो क्लासिफिकेशन है। तो जनरली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो थर्ड जो आता है वो क्लासिफिकेशन है, मतलब उसमें जनरली मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और हैबिट और हैबिटेट्स के आधार पे उन्हें क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम लोग आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करने का कौन सी यूनिवर्सल रूल्स हैं, या फिर जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस किस रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बायोलॉजिकल जो फर्स्ट जो रूल है वो है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, ठीक है, जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो जनरली इन लैटिन में होता है एंड रिटेन इन इटैलिक्स, जो लिखा जाता है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो आप में से बहुत बच्चे प्रश्न करेंगे कि सर हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि लैटिन शब्द में लिखा है, लैटिन शब्द में लिखा है, सर लैटिन शब्द में क्यों लिखा था, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा था, हिंदी में क्यों नहीं लिखा था? तो बेटा जो लैटिन शब्द है वो एक डेड शब्द है, मतलब उसमें चेंजेज अब नहीं हो सकता है। तो जो डेड शब्द है उसी में साइंटिस्ट लिख देते हैं कि इसमें सब चेंज हो नहीं सकता है, इसलिए एंड रिटेन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है। सेकंड है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। अभी हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट नाम है वो बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, while the second component denote the specific effect। और जो सेकंड है वो स्पेसिफिक होता है, पहला जीनस होता है और जो सेकंड है वो स्पेसिफिक होता है। हम थर्ड रूल्स को देखें तो बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग आर सेपरेटली अंडरलाइन। जो हैंड राइटिंग है वो सेपरेटली अंडरलाइन होता है और जो प्रिंटेड होता है वो इटैलिक्स में होता है, ठीक है, रिटेन या जो प्रिंटेड होगा वो इटैलिक्स में होगा, ठीक है। दोनों से हैंड राइटिंग सेपरेटली होता है, अंडरलाइन होता है, जो प्रिंटेड होता है वो इटैलिक्स में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। अभी हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस डिनोट करता है, जिसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो जीनस का जो पहला जो शब्द है वो कैपिटल लेटर में लिखाता है, while द स्पेसिफिक जो स्पीशीज होते हैं, जो स्पीशीज होते हैं वो उनकी जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा आता है, ठीक है। तो जो स्पीशीज जो जीनस है उनको उनकी जो स्टार्ट होती है उनकी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, जो स्पीशीज है उसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोगों ने डाइवर्सिटी और नोमेनक्लेचर तक देख लिया। कल हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की कौन कौन सी है, टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सी है, ये हम सब कल देखेंगे। तो बच्चों आज ये मेरा पहला क्लास था यूट्यूब पे और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।